हाय एवरीबॉडी, माय लिसनर एंड माय वॉच। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फ्यूचर इंग्लिश क्लासेस में। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है टॉपिक, ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट है, सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस बिना अर्थ के, बिना मीनिंग के बदल कर सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस में बदलना। तो वीडियो शुरू होने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का इस वीडियो का लाभ पहुंचे। तो प्लीज़ आपको सीखना है और अन्य स्टूडेंट को भी हमसे जोड़ना है, उन्हें भी आप शेयर करें कि ये सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस उन्हें भी आने लगे। तो इस टॉपिक से शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है। तो बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की। तो सिंपल सेंटेंस में नॉर्मली हमें एक सब्जेक्ट की जरूरत होती है और एक फाइनाइट वर्ब की। सब्जेक्ट ऑलरेडी आप जानते हो, फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होती हैं जो नंबर या टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाए, या तो नंबर से बदल जाए या हम क्या टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाए, उस वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो देखते हैं फाइनाइट वर्ब कैसे बदलती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही गोज टू स्कूल। अब हमने इस सेंटेंस को लिया, प्रेजेंट इंडेफिनेटिव में बनाया, तो ही गोज टू स्कूल। प्रेजेंट इंडेफिनेटिव के रूल्स हम जानते हैं कि ही के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं। इसी सेंटेंस को हम पास्ट में बना दे तो ही, अब पास्ट में हम जानते हैं कि गो की फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड फॉर्म में यूज करते, तो ही वेंट टू स्कूल। यहाँ पर आई समझ में कि हमने प्रेजेंट में बनाया तो ये गोज आया, यहाँ पर हमने इसे टेंस चेंज किया, पास्ट में बनाया तो वेंट आया। अब इसी को हम, ये सिंगुलर है, हम इसे प्लूरल में यूज करेंगे तो क्या बनेगा, यू गो टू स्कूल। इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस, ये वर्ब है जो टेंस और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, तो ये वर्ब क्या हो गई, फाइनाइट वर्ब। तो इसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, जो नंबर या टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाए उस वर्ब को फाइनाइट। तो सिंपल सेंटेंस को केवल हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो सब्जेक्ट और एक फाइनाइट। तो आशा है आपको ये फाइनाइट वर्ब समझ में। तो सिंपल सेंटेंस में ये दोनों चीजें आपको मिलती है। अब बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की। अब कंपाउंड सेंटेंस में एक तो प्रिंसिपल क्लाउज होगा, क्या होगा, प्रिंसिपल क्लाउज होगा, और एक कम से कम एक या ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लाउज हो सकते हैं। एक तो अनिवार्य है कि कम से कम एक तो सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्लाउज होना चाहिए, कोऑर्डिनेट क्लाउज होना चाहिए। तो समझ में आई कि कंपाउंड सेंटेंस में एक तो प्रिंसिपल क्लाउज होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेट क्लाउज होना चाहिए, और ये सारे जो कंपाउंड सेंटेंस है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं। तो हमने समझा कि जो सिंपल सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट चाहिए, और कंपाउंड सेंटेंस में एक तो प्रिंसिपल क्लाउज होना चाहिए और एक कोऑर्डिनेट क्लाउज होना चाहिए, और तीसरे जिनसे जुड़े उन्हें कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। अब देखते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते क्या हैं। तो ये तीन चीजें हमें कंपाउंड सेंटेंस में अनिवार्यता, एक तो प्रिंसिपल क्लाउज होना चाहिए और कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लाउज होना चाहिए, और इन्हें जोड़ने का जो काम करे वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होना चाहिए। अब बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते कौन कौन से हैं। तो एक हम फॉर्मूला नॉर्मल बता दे रहे कि इन्हें हम फैन बॉयज से लर्न कर सकते हैं। फैन बॉयज देखिए कैसे, एफ स्टैंड फोर, एफ मीन्स, एफ का मतलब यहाँ पे फोर, या तो ये कंजक्शन फोर से जुड़े तो इन्हें फोर को हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन करते।
ए स्टैंड फॉर एंड से जुड़ा हो। बी एन मस्ट स्टैंड फॉर नॉर, या तो ये नॉर से जुड़ा हो। बी स्टैंड फॉर बट, या तो बट से जुड़े। ओ स्टैंड फॉर और, ए स्टैंड फॉर वाइट एट सॉरी, एस स्टैंड फॉर सो। तो ये सारे अपने कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। तो इनका एक ट्रैक है फैन वॉइस, इन्हें हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये सब आपको कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। तो आप समझ में आ गई आई होप कि सिंपल सेंटेंस, व्हाट इज सिंपल सेंटेंस एंड व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस। तो हमने कंपाउंड सेंटेंस भी पढ़ा कि इसमें एक प्रिंसिपल क्लाउज, एक कोऑर्डिनेट क्लाउज और एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा। तो ये सारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन हैं, आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस की ओर। अब पॉइंट चलते हैं कि सिंपल सेंटेंस कंपाउंड कैसे हम परिवर्तन करें सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस में बिना मीनिंग बदले हुए ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। तो पहला टॉपिक क्या कहता है कि यदि हमें सिंपल सेंटेंस में, कौन से सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग हो, इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हो, या हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, इसे परफेक्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। जब भी सिंपल सेंटेंस में हमें ये चीजें मिल जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या हैविंग प्लस V3, तो कंपाउंड सेंटेंस में हमें क्या करना है, एंड से जोड़ देने हैं। किससे जोड़ना है, यदि हमें सिंपल सेंटेंस में ये दोनों चीजें या तो ये मिल जाए या ये मिल जाए, या V1 प्लस आईएनजी मिल जाए या हैविंग प्लस V3 मिल जाए, तो हमें कंपाउंड सेंटेंस को बनाते समय हमें एंड से जोड़ देना है। देखिए एग्जाम्पल, एंटरिंग द रूम, comma I opened the windows, टेक क्लियर। अब ये सिंपल सेंटेंस है, हमने आइडेंटिफाई की कि ये सिंपल सेंटेंस है कि नहीं। तो इसमें एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है, तो क्लियर है ये सिंपल सेंटेंस है। अब हमें इसे किसमें बनाना है, कंपाउंड सेंटेंस में। कैसे बनाए, हमने देखा रूल्स के V1 है और V1 में आईएनजी का प्रयोग है, तो हमें किस कंजक्शन से जोड़ना, एंड से। ये तो कंफर्म हो गई कि V1 प्लस आईएनजी है, तो हमें एंड से जोड़ना है। सब्जेक्ट क्या लेना है, आई दोनों क्लाउज का कॉमन सब्जेक्ट है, तो इसे हमने आगे रख दिया। क्लियर है। अब हमें एक वर्ब की जरूरत है, तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ सेकेंड फॉर्म यूज है, तो हमें इंटर की भी सेकेंड फॉर्म यूज कर ले। तो ध्यान रखें, जब भी दूसरे क्लाउज सेकेंड फॉर्म है, तो फर्स्ट क्लाउज में भी हमें सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। तो इंटर की हम सेकेंड फॉर्म लगा दे, एंटर्ड द रूम। क्लियर। अब कॉमा की जगह हमें एंड लगा देने, कंजक्शन जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, एंड। अब जब आगे आ गया, दोनों वाक्य में एक ही सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो हमने एक आई कॉमन ले लिया, तो यहाँ का सब्जेक्ट हट जाएगा और जो बचा यहाँ वो हमें यहीं का जो करते हो राइट कर देना, ओपन द विंडो। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, टेकिंग ऑफ हिज क्लॉथ्स, कॉमा he jumped into the river, he jumped into the river। क्लियर है। ये भी हमने पहचान लिया, पहचान करके सिंपल सेंटेंस है, इसे हमें कंपाउंड सेंटेंस में बनाना है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही,
तो यहाँ पर ही क्लियर है, इसमें एंड कंजक्शन का यूज होना। तो हम देखते हैं यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म है, तो टेक की हम सेकंड फॉर्म लगाएं, टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स, एंड से जोड़ देना, एंड ही जम्प्ड इनटू द रिवर। ओके, आई होप यू आपको ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट हम पॉइंट नेक्स्ट रूल्स पर चलते हैं, सेकंड रूल्स सिंपल टू कंपाउंड सेंटेंस में जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें देखना है कि यदि हमें सिंपल सेंटेंस में बिसाइड्स या इन एडिशन टू का प्रयोग होता है। यदि सिंपल सेंटेंस में हमें ये चीजें मिल जाए, बिसाइड्स या एडिशन टू का प्रयोग होता है, तो कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय हमें कंपाउंड सेंटेंस जब बनाए तो हमें इन्हें कौन सी कंजक्शन, नॉट ओनली या बट आल्सो से जोड़ देते हैं, जब भी हमें सिंपल सेंटेंस में बिसाइड्स यानी एडिशन टू का प्रयोग होता है तो कंपाउंड सेंटेंस में हम नॉट ओनली या बट आल्सो का यूज देखते हैं। इसे और बेटर समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल पर ध्यान दें। बिसाइड्स बीइंग अ टीचर, he is a farmer। क्लियर है, ये सिंपल सेंटेंस है, बिकॉज he is a one subject and one finite verb, so this sentence is called simple sentence। अब ये वाक्य सिंपल सेंटेंस में है, तो यहाँ पर हमने देखा कि बिसाइड्स का यूज है, तो क्लियरिटी हो गई कि हमें नॉट ओनली या बट आल्सो का यूज करना है। कैसे करना ये भी देखते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट इसी दोनों सेंटेंस, दोनों क्लाउज के लिए एक ही सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर वही एक टीचर है, वही एक फार्मर। तो इसे हम कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाएं? कंपाउंड सेंटेंस हम जो सब्जेक्ट पीछे लिखा उसे हम आगे लिखे। अब सब्जेक्ट के बाद हमें एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, तो दूसरे क्लाउज में एज, क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब इसकी, तो इसे हमने कॉमन ले लिया, उसे आगे रख दिया। इसके बाद हमें नॉट ओनली यूज करना है, तो बिसाइड्स बीइंग हट गई, और बट नॉट ओनली आ टीचर बट आल्सो आ फार्मर। इसे और बेटर बना तो एक और एग्जांपल देखते हैं। बीइंग ऑनेस्ट, he is gentle। देखिए ये सिंपल सेंटेंस है, तो इसे हमने आगे लिखा, he is not only but also gentle। क्लियर है, आई होप तुम्हें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट पर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट रूल है, यदि हमें सिंपल सेंटेंस में ड्यू टू, ओइंग टू, बिकॉज ऑफ या फॉर प्लस अवेस्टिक नाउन का प्रयोग हो। पहले तो हम समझ लें अवेस्टिक नाउन होती है। अवेस्टिक नाउन इज अ वर्ड वी कैन फील बट वी कैन नॉट टच। केवल हम उसे छू सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, बल्कि हम एक महसूस कर सकते हैं, उसे अवेस्टिक नाउन कह सकते। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ईमानदारी, ईमानदारी को केवल हम महसूस करते हैं कि आप कितने ईमानदार हैं। सो हाय गाइज, आपको ये समझ में आ गई होगा। देखते हैं, तो इनके बाद अगर हमें ड्यू टू मिल जाए, सिंपल सेंटेंस में ओइंग टू हो जाए, बिकॉज जो या फॉर प्लस अवेस्टिक नाउन का प्रयोग हो,
तो कंपाउंड सेंटेंस में हम सो से जोड़ देते हैं। अगर ये चीजें मिल जाए सबका अर्थ हो के कारण ये चीजें मिल जाए तो हम सो से वाक्य बनाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। हम एक एग्जांपल लिखते हैं। देखिए, owing to ill luck, she met with an accident। ठीक है। अब ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि बिकॉज सी हैज अ वन सब्जेक्ट एंड वन, दिस सेंटेंस हैज वन सब्जेक्ट एंड वन ऑब्जेक्ट, सॉरी वन वर्ब। तो हमें ओइंग मिला सिंपल सेंटेंस में, तो हमें कंफर्म हो गया कि इसे हमें किससे जोड़ना है, सो से जोड़ना है। देखिए कैसे, यहाँ पर सब्जेक्ट सी, क्लियर है, सब्जेक्ट तो आगे आ गया सी, क्लियर। अब इल्लक है एक नाउन का प्रयोग है और इसे हमें एडजेक्टिव में चेंज करना है। किसमें करना है, एडजेक्टिव में। तो ये अपन जानते हैं कि जब एडजेक्टिव का जिस सेंटेंस में प्रयोग है तो उसके पहले बी फॉर्म का यूज होता है। अब बी फॉर्म हमारे पास 5 है, इज, आर, एम, बाज और वर, ये बी फॉर्म है। तो अब हमें बी फॉर्म कंफर्म कैसे, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमने क्या हेल्पिंग वर्ब होगी, तो इस सेंटेंस में दूसरी क्लाउड सेकेंड फॉर्म मीट की, क्योंकि मैट की फर्स्ट फॉर्म होती है मैट, तो पास्ट इंडेफिनेटिव का, तो पास्ट की यहाँ पर सहायक क्रिया वाज यूज होगी। तो सी वाज, इल्लक को हम एडजेक्टिव में बदल देंगे तो क्या होगा, अनलक। क्या चेंज होगा, अनलक, क्लियर है। अब क्या, कॉमा की जगह हम क्या यूज करेंगे, सो। जानते हैं कि ड्यू टू या ओइंग टू या बिकॉज ऑफ का प्रयोग होता है तो हम किससे जोड़ते हैं, सो, क्लियर। सी मैट विथ एन एक्सीडेंट, इसे हमें कुछ लेना देना नहीं है, ज्यों का त्यों बना देने, एन एक्सीडेंट, क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ गई। एक और देखें कि राम, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, राम डिड नॉट रीड द बुक ड्यू टू वीकनेस, या हिज वीकनेस, उसकी कमजोरी के कारण। वह इतना कमजोर है कि वह पढ़ नहीं सकता। तो देखिए, राम किताब नहीं पढ़ता था ड्यू टू हिज वीकनेस, उसकी कमजोरी। तो यहाँ पर हम चेंज करते हैं, हम इस सेंटेंस को आगे बनाए। तो हिज का वजह से क्या हुआ, ही। अब हेल्पिंग, इसको हमने एडजेक्टिव में चेंज किया, बी। तो ही टेंस किस में है, बाद में, तो ही वाज वीक, या ही की जगह हम यहाँ पर राम राइट कर दे, राम, क्योंकि आगे राम होता दूसरे नंबर पर प्रोनाउन यूज करते हैं। तो राम वाज वीक, सो राम डिड नॉट रीड द बुक। अब आई होप आपको समझ में आए होगी। तो रूल नंबर 4 पर चलते हैं, देखते हैं रूल नंबर 4। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को इस वीडियो का फायदा पहुंचे। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर मिलते हैं, कुछ शेष बाकी पार्ट रह गए, कुछ रूल्स रह गए इसकी सिंपल से कंपाउंड में बनाने। तो हम नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द से जल्द आप तक पहुंचाएंगे और बनाएंगे। थैंक फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल्स।